मित्सुतेरू योकोयामा। ये एक ऐसा नाम है जो मंगा की दुनिया में एक तरह से बुनियाद का पत्थर है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो अक्सर इन्हें नहीं जानती। तो आखिर उनकी कहानियों में ऐसा क्या था और वो आज भी इतनी ज़रूरी क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब हम किसी आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक जीनियस, है ना, जो भावनाओं में बहकर कुछ कमाल का बना देता है। पर योकोयामा वो इस तस्वीर में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। उनकी जो महानता थी वो किसी अचानक आए आइडिया का नतीजा नहीं थी। नहीं, वो एक बहुत ही लॉजिकल, एक सिस्टमैटिक, कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आई थी। वो आर्ट नहीं बनाते थे, वो कहानियों को मैन्युफैक्चर करते थे। योकोयामा की इस अनोखी स्टाइल को समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जहां वो पले बढ़े थे। उनका जो काम करने का तरीका था वो सीधे तौर पर उस समय और उन हालातों की देन था। सोचिए, 1934 में कोबे जैसे शहर में जन्म हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही देखी और उसके बाद का जो माहौल था वो भी देखा। फिर 1950s के दशक में उन्होंने काशीहून मार्केट से करियर शुरू किया, जहां मंगा किराए पर दी जाती थी और जहां हर चीज बहुत तेजी से होती थी। इन सभी चीजों ने मिलकर उनके नजरिए को शेप दिया। अब ये काशीहोन बाजार जो था ना, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। इसकी अपनी डिमांड्स थीं। सबसे पहली बात, स्पीड। आपको बहुत बहुत तेजी से काम करना होता था। कहानियों का प्लॉट एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। अच्छा कौन, बुरा कौन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इमोशंस इमोशंस दिखाने का ज्यादा स्कोप नहीं था, क्योंकि उससे कहानी स्लो हो जाती। तो ये जगह कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने की नहीं थी, बल्कि तेजी और सफाई से काम करने के एक ट्रेनिंग ग्राउंड। और इसी ट्रेनिंग से उनके काम का एक सेंट्रल आइडिया निकला, एक ऐसी ताकत जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। चलिए देखते हैं ये आइडिया कैसे सामने आया। योकोयामा को जो पहली बड़ी कामयाबी मिली वो थी तेत्सुजिन 28 को से। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, एक बहुत ही पावरफुल रोबोट, लेकिन मजे की बात यह थी कि उसकी अपनी कोई सोच या इच्छा नहीं थी। उसे एक छोटा बच्चा रिमोट से कंट्रोल करता था। तो ये जो रोबोट है, क्या ये उस दौर की टेक्नोलॉजी को लेकर जो उम्मीदें और डर थे उसकी एक परछाई नहीं लगता? बिल्कुल, ये रोबोट उस समय की मिलीजुली भावनाओं को दिखाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी देश को दोबारा खड़ा भी कर सकती थी और वही टेक्नोलॉजी तबाही का कारण भी बनी थी। तेत्सुजिन 28 गो इसी कंफ्यूजन का एक सिंबल था। तो यहां से उनकी कहानियों का एक मूल मंत्र बन गया जो हमेशा उनके काम में दिखा। पावर अपने आप में न तो अच्छी होती है न बुरी, वो बस एक टूल है। और ये आइडिया सिर्फ तेत्सुजिन तक नहीं रुका। उनकी एक और बहुत फेमस कहानी है बाबिल 2। इसमें एक लड़के के पास जबरदस्त दिमागी ताकतें हैं, लेकिन उन ताकतों की वजह से वो सबसे अलग थलग पड़ जाता है। यहां भी फोकस पावर होने की खुशी पर नहीं, बल्कि उसे संभालने की जिम्मेदारी और उसके बोझ पर है। अपने करियर के अगले फेज में योकोयामा ने अपने इस सिस्टमैटिक तरीके को और भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया, और इस बार उन्होंने चुना ऐतिहासिक कहानियों को। और जब हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। उन्होंने संगोकुशी यानी रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स को मंगा में ढाला, और पता है कितने वॉल्यूम में? 60। जी हां, 60 वॉल्यूम्स। जरा सोचिए इस स्केल के बारे में। ये अपने आप में हैरान करने वाला है। अब योकोयामा का इतिहास की तरफ जाना सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं थी, ये एक बहुत ही लॉजिकल कदम था। उन्हें ऐसी कहानियों की जरूरत थी जिनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि वो दर्जनों वॉल्यूम्स तक चले, और उसके लिए ऐतिहासिक कहानियां एकदम परफेक्ट थीं। और उनका तरीका भी बड़ा अनोखा था। वो किसी एक हीरो पर फोकस नहीं करते थे, बल्कि पूरे सिस्टम पर ध्यान देते थे। हर घटना के पीछे का कारण और उसका नतीजा, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, वो बहुत साफ साफ दिखाते थे। और इमोशनल ड्रामा को कम से कम रखते थे ताकि कहानी का लॉजिक बना रहे। तो नतीजा ये हुआ कि उनके ऐतिहासिक काम कोई इमोशनल मास्टरपीस नहीं बने, बल्कि वो एक समझने लायक कहानी बन गए। लोग उन्हें कुछ महसूस करने के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि इतिहास को आसानी से समझने के लिए पढ़ते थे। इसलिए उनकी एक तरह की एजुकेशनल वैल्यू भी बन गई। तो फिर योकोयामा की असली विरासत क्या है? मांगा की दुनिया पर उनका असर आखिर किस तरह का रहा? ये समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी तुलना ओसामू तेजुका से की जाए, जिन्हें मंगा का भगवान कहा जाता है। जहां तेजुका जिंदगी और किरदारों की साइकोलॉजी पर फोकस करते थे, वहीं योकोयामा का जोर हमेशा स्ट्रक्चर, सिस्टम और कॉज एंड इफेक्ट पर रहा। उन्होंने अपनी एक अलग ही राह बनाई।
और कमाल की बात यह है कि जिस तरह की उनकी कहानियां थीं, वैसा ही उनका काम करने का तरीका भी था, एकदम सिस्टमैटिक। वो असिस्टेंट्स की एक बड़ी टीम के साथ एक फैक्ट्री की तरह काम करते थे, जहां सबका काम बटा होता था। उनका मकसद ऐसा काम करना था जिससे बार बार दोहराया जा सके, न कि किसी एक इंसान के अचानक आए आइडिया पर निर्भर रहना। और इसी सिस्टम की वजह से वो इतना ज्यादा और लगातार काम कर पाए। तो अगर एक लाइन में कहें तो योकोयामा ने इमोशनल कहानियां नहीं लिखीं, उन्होंने ऐसी दुनिया बनाई जिसे आसानी से समझा जा सके। उनकी विरासत भावना नहीं बल्कि स्पष्टता और एक मजबूत ढांचा है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के दौर में जहाँ चीज़ें एक पल में वायरल होती हैं और अगले पल गायब हो जाती हैं, वहाँ एक ऐसी कहानी का क्या महत्व है जिसे टिकने के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया हो? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने लायक है।